ये अपना फ्लेमिंगो पहला पार्ट है और इसका जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है ना उसका नाम है विस्टास, VISTAS विस्टास। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो तुम्हारा फ्लेमिंगो, इसका टोटल वेटेज तुम्हारा 12 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। क्वेश्चन आंसर के लिए बात कर रहा हूँ और इसमें 3 MCQ भी आएंगे और 4 तुम्हारी फिगर्स ऑफ स्पीच भी। तो टोटल मिला के 19 मार्क्स का ये ऑलमोस्ट वेटेज हो जाता है। मैं बोलता हूँ 20 मार्क्स अराउंड समझो इसको, ये टेक्स्ट बुक को पूरा 20 मार्क्स का समझो वेटेज इसका। अब इसमें टोटल 8 प्रोज है और पोएट्री तुम्हारी 6। ये जो पोएट्री है उसमें सबसे पहली पोएट्री है माई मदर है 66, पेज नंबर 90 के ऊपर है वो। और जो पहला लेसन है वो तुम्हारा द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉडेट उसने लिखा हुआ है। अभी अपने सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो लिखने वाला कौन है? अल्फोंसे डॉडेट was a French novelist and short story writer. The last lesson is set of the days of the Franco-Prussian War. ये वॉर चली दोनों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, उस टाइम का ये लेसन है। एक्चुअली होता क्या था वो टाइम पे कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को वॉर में जीत लेती तो सबसे पहला मार किसके ऊपर पड़ता था? उसकी लैंग्वेज के ऊपर। सबसे पहला उसकी लैंग्वेज को खत्म करने की बात करते थे। तो यहाँ पे सेम वैसा ही हुआ कि जैसे ही वॉर खत्म हुई इसमें फ्रांस डिफीट हुआ। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रूशिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. प्रूशिया उस जमाने में एक कंट्री नहीं थी, बहुत सारी कंट्री का एक ग्रुप था, एक जर्मनी, पोलैंड और दूसरा पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये स्टोरी के अंदर फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सासे और लॉरेन ये दोनों किसको चले जाते हैं? प्रूशिया के पास चले जाते हैं। तो वहां की स्कूल में एक ऐसा फतवा जारी किया जाता है जैसे कि अब तुमको यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सिखानी नहीं। तो ये लास्ट लेसन यानी उस दिन आखिरी दिन था जिस दिन ये लेसन सिखाया जाता था, तो उस दिन ये लास्ट दिन था कि उस जगह पे उस स्कूल के अंदर वो जो फ्रेंच का टीचर था वो आखिरी बार अपना लेसन दे रहा था, आखिरी बार अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। तो वो पूरी स्टोरी यहाँ पे कैसे उसके जो गांव वाले थे वो भी किस तरह से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको भी लगा कि उनकी लैंग्वेज जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसके बाद में इनकी लैंग्वेज को, जो इनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, उनको पढ़ने वाले पढ़ाने वाले कोई भी यहाँ पे नहीं बचेंगे ऐसा। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देखो ये स्टोरी जो है वो नरेट करने वाला है फ्रेंच बॉय फ्रांस। फ्रांस नाम का एक जो फ्रेंच बॉय था उसने नरेट किया अपने लैंग्वेज के अंदर ये स्टोरी को। वो लेजी है लेकिन बहुत सेंसिटिव है, उसको खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है, उसको फ्रेंच स्टडी अच्छी लगती है, लेकिन साथ में अपने टीचर से बहुत नफरत है उसको। जो टीचर का नाम है एम हेमल, एम हेमल उस टीचर का नाम है। अब जैसे ही अल्साचे और लॉरेन ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को प्रूशिया ने जीत लिया तो बर्लिन से ऑर्डर आया, यानी जर्मनी से ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया? कि अब स्कूल के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। यहाँ पे एम हेमल का लास्ट डे है, आज अभी जो पढ़ रहे हैं अपने वो एम हेमल का लास्ट डे है और ये लास्ट डे के ऊपर अपना टीचिंग दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंसान अपनी लैंग्वेज को आखिरी बार पढ़ा रहा हो उसकी हालत क्या होती होगी? तो फुल ऑफ ग्रीफ, बहुत दुख लगता है उसको, साथ में नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी बातें उसको याद आती है, एंड पेट्रियटिज्म यानी साथ में वो देशभक्ति से भरा हुआ है
कि मेरी जमीन के ऊपर मुझे मेरी लैंग्वेज सिखाने नहीं दी जा रही। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, विलेज मैन भी वहां पे आए हुए, कि वहां पे गांव के लोग हैं ना, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी वो पढ़ाई को अच्छा मानते हैं, वो सारे लोग गांव के वहां पे आके बैठे हुए क्लासरूम के अंदर, कि लास्ट लेसन है तो वो भी वहां पे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जाए, किसको, टीचर को। दे आर सैड एज दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग, उन्होंने कभी अपनी भाषा को सीखा नहीं, इसलिए वो कब से दुखी है वहां पे। फ्रेंच कभी भी उन्होंने बचपन में नहीं सीखा था, वो बूढ़े लोग वहां पे आके बैठे हुए। फ्रेंच इज शॉक टू नो दैट कि ये उसका लास्ट लेसन है, क्योंकि उसको भी फ्रेंच इतनी अच्छी खासी आती नहीं है जितनी आनी चाहिए। नाउ सडनली उसको एकदम से इंटरेस्ट पड़ने लगता है। हाँ, पहले मैं सवारी समझा रहा हूँ अभी। तो उसको एकदम से इंटरेस्ट करने लगता है कि ये लेसन तो बहुत आसान था, ये अगर सीरियसली पढ़ा होता तो ये लैंग्वेज में आसानी से सीख गया होता, लेकिन मैंने एम हेमल को कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं, मैंने टीचर को कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं, और उसको तुरंत ही वो टीचर जो अभी तक नफरत थी उससे, वो पसंद आने लगते हैं, और एम हेमल और उसको रिस्पेक्ट देते हैं लोग, कि किस तरह से हार्ड वर्किंग करके अभी तक इन्होंने ये लैंग्वेज को जिंदा रखा था उनकी जमीन के ऊपर। ही फील सैड, जब उसको अपने आप पे शर्म आती है, जब वो बाहर निकलते हैं सब लास्ट टाइम पे, तो उन सबको शर्म आती है अपने आप के ऊपर कि हमने कभी भी अपनी लैंग्वेज को सीखने की कभी कोशिश नहीं की ऐसा। तो एम एमएल उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, सबका फॉल्ट ही ना दिया ये टीचर, गजब मस्त एकदम डायलॉग के अंदर लिखा गया है कि ना सिर्फ अकेला तुम्हारा फॉल्ट है इसके अंदर, पर तुम्हारे पेरेंट्स का भी फॉल्ट है। तुम्हारे पेरेंट्स का फॉल्ट इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको यहाँ पे पढ़ाई छोड़ के तुमको बोलते कि खेतों में तुम उनके साथ में मजदूरी करने जाओ, उनको हाथ बटाओ, तो तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, वहां पे चले जाते। मैं भी कई बार रिस्पॉन्सिबल हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने भी कई बार तुमको बोला है कि मेरे गार्डन में जाके पानी दे के आओ, मैंने तुम्हारी पढ़ाई को छुड़वा के तुमको बोला था कि तुम जाओ मेरे गार्डन में जाके पानी दे के आओ। तो ये सब भी मेरी भी गलतियां है, तुम्हारी भी गलती है, सब गांव वालों की भी गलती है। इसके कारण हम आज हमारी जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है दुनिया की एक, उसमें से एक लैंग्वेज को अपने हमेशा के लिए खो देंगे, और शायद इसके बाद में इसको सीखने का हमको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करने के टाइम पे वो किस तरह से बिल्कुल भावुक यानी इमोशनल हो जाता है, इसके बारे में बताई गई ये बात, और खास करके कैसे कोई इंसान जो अपनी लैंग्वेज को कोई लैंग्वेज को नहीं सीख पाता वो किस तरह से दूसरों का गुलाम हमेशा के लिए बन जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे उसने बताया। अब अपने लेसन को स्टार्ट करें। इसमें ना शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में तुमको कुछ मीनिंग्स दिए जाते हैं। इन ग्रेट ट्रेड ऑफ लिखा है, उसके बाद में इन यूनिसन लिखा है, फिर काउंटेड ऑन, अ ग्रेट बसल, फिर थम्ड एट द एजिस एंड रिप्रोच आर सेल्स विथ, ये इतना लिखा हुआ है। पर ये सब जैसे जैसे लेसन आता जाएगा वैसे मैं तुमको समझा तो अपने लेसन शुरू कर रहे हैं। एकदम स्लोली चलाना है, 3 दिन में एक लेसन पूरा करता हूँ नॉर्मली मैं 12th, क्योंकि 8 लेसन है टोटल, ये टेक्स्ट बुक में 8 लेसन है, जो विस्टाज है उसके अंदर 6 लेसन है, तो टोटल मिला के 14 लेसन है। तो इतना कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, और वर्ड टू वर्ड अगर समझोगे ना तो साथ में 2 चीज कर पाओगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर से जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैराग्राफ बनते हैं मैं तुमको डायरेक्टली करा दूंगा उसी टाइम पे, यानी चैप्टर के साथ में जब अपने कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर बाद में लास्ट में टाइम होता नहीं है ऐसा। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, देखो। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। पहले तो देखो मीनिंग आपको बताना है वन बाय वन, मैं लिखूंगा मीनिंग आपको, फिर उसके बाद में सारे मीनिंग के एक फोटो को आपको भेज दूंगा, आप अपनी बुक में लिख लेना है। याद रखो मीनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, मीनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी मीनिंग को यूज करते करते अपने कंपोजिशन बनाना शुरू करना है, इसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ। तो इस दिन फ्रांस, जिसके बारे में यहाँ पे बात है, तो फ्रांस स्कूल जाने के लिए घर से ही लेट निकला, और ट्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ट्रेड यानी डर था उसको, स्कोल्डिंग यानी किसका, डांट पड़ेगी उसका डर था उसको, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them.
क्योंकि एम हेमल ने बोला था कि कल शुरुआत में जैसे ही तुम लोग आओगे स्कूल के अंदर वैसे ही मैं तुमको पार्टिसिपल के लेसन के बारे में पूछूंगा, लेकिन इसको पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं मालूम। यानी मतलब ये डरता हुआ जा रहा है। कहाँ पे? स्कूल के अंदर। एक तो लेट है, दूसरी बात लेट तो है ही, लेकिन साथ में उसने होमवर्क भी नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक बार तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं पूरा दिन स्कूल के बाहर ऐसे बंक मार के गुजार दूं ऐसा। आई वॉज सो इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। गर्मी थी वहां पे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारे पे, यानी जहां से सिटी शुरू होती है ना वहां पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। यहाँ पे जो प्रूशियन सोल्जर जिन्होंने इन लोगों की जमीन पे जीत हासिल की थी ना, वो सोल्जर्स वहां पे ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग क्यों करते हैं? रोज परेड करते हैं, वो कर रहे थे डराने के लिए, खास करके उन लोगों को कि उनके सामने ना हो जाए। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. अब हुआ क्या कि ये सब चीजें उसको बहुत लुभा रही थी कि चलो मैं वहां जाके पढ़े देखूं, वहां जाके पंछियों की आवाजें सुनूं, वहां फील्ड में जाके ऐसे ही बैठा रहूं, इतना अच्छा एटमोसफेयर उसका मजा लूं। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोका, और रोक के क्या किया कि नहीं आज मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो मैं स्कूल चला जाता हूँ ऐसा। ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या सीखा हमने कि ये ऑलरेडी लेट था, और पार्टिसिपल का जो होमवर्क दिया हुआ था वो इसने नहीं किया हुआ था, इसलिए उसको लगा कि शायद मैं स्कूल को बंक करूँ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मना के स्कूल में जाने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. एक बुलेटिन बोर्ड था, वहां पे क्राउड यानी एक जमा हुए थे लोग, कुछ लोग वहां पे। और ये बुलेटिन बोर्ड पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे यहाँ पे खराब न्यूज लाने का सबसे बड़ा जरिया थे, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो भी न्यूज लिखी जाती थी उससे पता चलता था। पहले वैसे ही होते थे ना, गांव के अंदर ऐसा ही होता था। आज भी अगर तुम ये बद्री मुल्ला के नाके पे बाहर देखोगे, देख एक बोर्ड जैसा है, एक बोर्ड है वहां पे, और ये बोर्ड है ना वो ब्लैक, उसको पेंट किया गया है, और कुछ भी अगर बताना होता था तो वहां पे लिख दिया जाता था। मोहल्ले के दोनों किनारे के ऊपर बोर्ड लगाए जाते थे। हर जगह पे होता है, ये हर जगह पे होता था वो टाइम पे। अभी क्या है कि सब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। तो एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे क्राउड पढ़ रहे थे कुछ लोग। फॉर द लास्ट 2 years हमारे जितने भी बैड न्यूज आते थे कि लॉस बैटल्स, हमने लड़ाई या हार दी, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट कौन देता है? गवर्नर की तरफ से जो ड्राफ्ट आते हैं वो ऑर्डर के ड्राफ्ट। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने रुके बिना ही अपने आप से जैसे बात की, अब क्या हुआ? वापिस के लोग ये इतना क्यों यहाँ पे खड़े हैं? अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट पेज पे देखे। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." ये पूछा जाता है, ये जो आपके सामने है ना अभी, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये पूछा जाता है, सिर्फ ये 2 लाइन। देन एज आई हरीड, मैं बहुत जल्दी जल्दी के जाने लगा वहां पे, और वहां पे ब्लैक स्मिथ था, एक वॉचर था, एंड हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। वो कहाँ था? वो क्या कर रहा था वहां पे? उसके अप्रेंटिस के साथ में वो वहां पे पढ़ रहा था। अप्रेंटिस यानी उसके कारीगर के साथ में वहां पे वो पढ़ रहा था। और उसने मुझे देखा तो बोला कि भाई तू उतावल मत कर, कोई जरूरत नहीं है। बब यानी बच्चे को बॉय बोलते हैं ना, बब, तो तुम जल्दबाजी मत करो, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल तक पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा शायद मेरी मजाक उड़ा रहा है, मैं ऑलरेडी लेट हूं ने, तो शायद ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन मैं एकदम भागा और भागा और हाँफता हुआ मैं एम हेमल के गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब देखो स्कूल में क्या होता था नॉर्मली, ये पूरा सिनारियो दिया गया है कि हर रोज स्कूल में क्या होता था।
तो जब भी स्कूल शुरू होती थी देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल यानी कलकलाट बहुत होता था उस टाइम, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। हम स्ट्रीट पे खड़े होने तो भी सुनाई दे हमको कि देखो स्कूल चालू होने का टाइम हो गया है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अभी जैसे बेंचेस होती है वैसी बेंच नहीं होती थी, खोल के अंदर बैठ जाने का फिर उसको बंद कर देने का, ऐसा उठा के उसको ऊपर रखो फिर अंदर बैठ जाओ फिर उस बेंच को वापस नीचे कर दो, इस तरह से होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन यानी एक आवाज में, वो कोरस में नहीं, कोरस में एक साथ में सब बच्चे वो राइम्स गाते हैं, नर्सरी राइम्स, सब एक साथ में, एक साथ में प्रेयर गाना हो तो प्रेयर एक साथ में गाए, इस तरह से तो यूनिसन बोला जाता है। यूनिसन यानी एक आवाज में बोलना सबका। वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table, rapping on the table यानी जोर जोर से पछाड़ते थे साइलेंस करने के लिए क्लास को। ये टीचर क्या करते थे, रैप करे यानी जोर जोर से वो रूलर को पटके वहां पे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया, पता नहीं क्यों। तो ये कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, समझे कि पहले क्या था और आज क्या है। पहले हमेशा हड़बड़ाहट होती थी, आवाज होती थी, बेंच के ओपन होने के और बंद होने के आवाज आते थे, यूनिसन में बच्चों के लेसन रिपीट करने के आवाज आते थे, साथ में टीचर रैप करते थे स्केल को, रूलर को वहां पे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था, आज बिल्कुल शांति दिख रही थी वहां पे सामने। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन यानी भरोसा रखना, ये फ्रेज है, ये सब मुझे लिखाना है, मेन मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। तुमको 4 मार्क का है ना इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, 4 मार्क्स का इडियम्स एंड फ्रेजेस हर लेसन में से बीच में से पूछते हैं, और वो सिर्फ फ्लेमिंगो में से पूछा जाएगा, विस्टास में से नहीं आएगा कभी, यानी यही टेक्स्ट बुक में से 8 लेसन में से ही आएगा। और उसमें क्या कि आपको 3 अलग-अलग मीनिंग लिखे जाए, उसमें से सही मीनिंग कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये तुम्हारा पहला मीनिंग है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन यानी भरोसा रखना। मुझे किस बात के ऊपर भरोसा था, कमोशन के ऊपर। कमोशन यानी भागा दौड़ी के अंदर भरोसा था कि यार चुपचाप में बैठ जाऊंगा चला जाके, क्योंकि यहाँ पे वहां पे भागते होंगे ना बच्चे, तो चुपचाप मैं दिखूंगा नहीं और अपने बेंच पे जाके बैठ जाऊंगा, ये बात पे मुझे भरोसा था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day, everything had to be so quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन क्या था, बिल्कुल शांत, ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग स्कूल बंद होती है और बंद स्कूल के अंदर कैसी शांति और सन्नाटा हो, उस तरह का सन्नाटा जैसे उस दिन दिखाई दे रहा था मुझे। दो द विंडो आई सो थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मेरे सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम एमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, लेकिन एक बड़ी सी रूलर लेके, आयरन की यानी लोहे की रूलर लेके वो इधर उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. यानी तुमको पता चल जाए कि सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, टीचर इधर उधर घूम रहे हैं, और उस टाइम पे मैं दरवाजा खोल के अंदर बैठा, तो आपको पता चलता होगा कि मैं कितना ब्लश यानी शर्मा गया हूँ उस टाइम पे, और कितना मैं डरा हुआ हूँ कि मुझे अब पढ़े ना तो अच्छा है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, जाओ जल्दी अपनी जगह पे बैठ जाओ, उन्होंने एकदम प्यार से मुझे बोला। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled, next page, shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. आज एकदम फ्राइड यानी जैसे इसको डर लगा, डर इस बात का लगा कि देख के चौंक गया कि ये टीचर ने क्या पहना हुआ है। ऐसा ड्रेस पहना हुआ था ना, ग्रीन कलर का कोट, साथ में ऐसा शर्ट पहना हुआ था, और साथ में एम्ब्रॉयडरी वाली कैप पहनी हुई थी। और ये जो कपड़े पहनते थे ना वो हमेशा, वो कब पहनते थे, इंस्पेक्शन के दिन के ऊपर या तो प्राइज सेरेमनी के दिन के ऊपर खाली पहनते थे। आज ऐसा तो कोई दिन नहीं था, तो इन्होंने ये कपड़े क्यों पहने हुए,
ये देख के उसका दिल जैसे कि धड़क चुका था। Beside the whole school seemed so strange and solemn, यानी इसके बाद में देखे तो पूरी की पूरी स्कूल जैसे कि ऐसी लग रही थी, एकदम सोलम, शांत, पता ही ना चले क्या चल रहा है यहाँ पे। सीरियस जिसको बोला जाता है सोलम का मतलब। But the thing that surprised me most was to see that on the back benches that were always empty. जो पीछे की बेंचेस होती थी ना, वो हमेशा खाली होती थी, कोई नहीं बैठता था वहां पे। लेकिन आज कोई लोग थे वहां पे। कौन थे? तो द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारे ही जैसे, हमारे गांव के लोग बैठे हुए थे, बच्चे नहीं, बूढ़े लोग बैठे हुए थे वहां पे। जो बेंच हमेशा खाली रहती थी, उन बेंचेस के ऊपर कौन बैठे हुए थे? विलेज पीपल बैठे हुए थे। लाइक आवरसेल्व्स, ओल्ड होजर नाम है इनका, विथ हिज थ्री कॉर्नर हेड, तीन किनारी वाली टोपी के साथ में वो बैठा हुआ था। एंड द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, द सेवरल अदर बिसाइड्स, एवरीबडी लुक्स एट, सबके चेहरे के ऊपर एकदम गमगीनी छाई हुई, ऐसा लग रहा था सब लोग बहुत उदास है। एंड हॉजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, प्राइमर का मतलब क्या? लिखने के लिए जो पेजेस आते हैं ना, उसको प्राइमर बोला जाता है। बेसिक रीडर जिसको बोला जाते हैं, बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी ABCD जिसके अंदर लिखा जाए ना, जिसको कक्कावरी बोलते हैं। तो वो जो पहली किताब होती है ना लैंग्वेज की, हमेशा सबसे पहली किताब कोई भी लैंग्वेज की, उसको प्राइमर बोला जाता है। यानी प्राइमरी लेवल के ऊपर जो सीखने के लिए होता है वो, तो ये लेके आए थे। जैसे कि वो सीखने के लिए आया था आज पहली बार उस लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज आज के बाद में कभी भी स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जाए। तो हॉजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस यानी जो पेजेस है ना वो किनारे से मुड़ गए थे। अपने नहीं, किसी को आदत होती है किनारे ऐसे मोड़ मोड़ करते हैं बार बार, तो साइड पे से ना ऐसे गोल घुम जाते हैं किनारे। तो ये किनारी वाली ऐसी बुक उनके हाथ में थी। एंड ये हॉजर था ने, ये हॉजर सबसे बुरा आदमी गाँव का, वो खुद भी सीखने के लिए बैठा था वहां पे। सोचो, यानी अब सबको ऐसा दुख लग रहा था कि उस लैंग्वेज के बारे में, कि जो लैंग्वेज इसके बाद में कभी भी यहाँ पे शायद सिखाई ना जाए। एंड thumbed at the edges and he held it open on his knees, और उसने क्या किया था? अपनी गोद में उसको रखा हुआ था, बुक को गोद में रखा हुआ था। with his great spectacles lying across the pages, और उसके पेजेस के ऊपर उसने अपने चश्मे को रखा हुआ था। while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, M. Hamel क्या करते हैं? अपने चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you. देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ ग्रामर की। यहाँ पे क्या बताया गया है? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आई विल गिव यू क्यों नहीं? हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ पेक्युलरिटी होती है। ये इंग्लिश की पेक्युलरिटी, इंग्लिश में शैल का भी यूज होता है। तुम बोलो वी और आई के साथ में अपने शैल यूज करते हैं, गलत। शैल तब यूज होता है ना जब कोई चीज कंफर्म हो और कोई अथॉरिटी वाला तुमसे बोले। जैसे कि कल से तुमको टेक्स्ट बुक लेके आनी है, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर तुमको ऐसा बोले, तो यू ऑल शैल ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक टुमारो, यू ऑल शैल, विल नहीं। तो शैल का यूज कब होता है? जब कोई अथॉरिटी कमांड दे ने, तब किया जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही किया गया है। क्या लिखा है कि माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ, वो तुम्हारा लास्ट लेसन। एंड द ऑर्डर इज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन यानी जर्मनी, क्रूशिया से ऑर्डर आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साचे एंड लॉरेन, यानी यहाँ पे ये जो भी कस्बा है, उस कस्बे की यानी उस इलाके की स्कूल्स के अंदर अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके अलावा दूसरी कोई भी लैंग्वेज सिखाने का मना किया गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब कल नए टीचर आएंगे तुम्हारे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ध्यान से मेरी बात को आज सुनो, कि आज तुम्हारा ये लास्ट लेसन है। वो द थंडर क्लैप दीज वर्ड्स,
वर टू मी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा थंडर क्लैप जैसा था। देखो ये जो तुम्हारा सेंटेंस है तुम्हारे सामने, वो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको अगर तुमको एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, बोलो। वो द थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, these words were really a thunderclap to me, these words were really a thunderclap to me। ये तुम्हारा सेंटेंस भी क्लियर हो गया, समझे। अब देखो, ओ द wretches that was they had put up at the town hall। अब याद आया इसको कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ वहां पे पढ़ रही थी वो क्या पढ़ रही थी, ये पढ़ रही थी। ये जब अंदर एंटर हुआ तो टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे लोग पढ़ रहे थे ना, तो क्या पढ़ रहे थे, तो अब याद आया कि अच्छा तो ये लोग वो पढ़ रहे थे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब एकदम से इसको याद आने लगा सब कुछ। अरे यार मुझे तो कुछ भी लिखना नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मुझे कभी भी कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। तो इसका मतलब मुझे अब हमेशा के लिए बंद कर देना पड़ेगा ये सब। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Sar। यानी सार यानी एक जंगल में जाके मैं स्लाइडिंग करता था। मैं जो पंछी है उसके अंडे ढूंढने जंगलों में जाता था, और यहाँ पे मैं अपना लेसन टाइम पे नहीं पढ़ता था। और आज देखो ये मेरा लास्ट डे, और इसके बाद में मैं कभी भी लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊंगा। My books that had seemed much such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up। पहले यही चीजों का भार लगता था इसको, किन चीजों का, अपनी बुक्स का उसको भार लगता था। आज वही चीज उसके लिए आसान है कि अब ये सब चीजें मुझे छोड़ देनी पड़ेगी, इसके बिना मुझे चलाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है उसको। And Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। कितना cranky यानी कितना strict था वो, और उसकी रूलर कैसे मेरे हाथों पे पड़ती थी, सब मैं भूल गया। बस सिर्फ इतना याद रहा मुझे कि इतना अच्छा टीचर कल के बाद में मुझे देखने को नहीं, आज के बाद में मुझे देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना मुझे याद रहा, उसके अलावा मुझे और कोई बात याद नहीं आ रही थी, कोई बात मुझे सूझ नहीं रही थी। Poor man, it was in honor of his this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। देखो उसने अपने ये अच्छे कपड़े क्यों पहने थे, इसलिए पहने थे कि शायद इसके बाद में वो कभी भी ये स्कूल में पढ़ाने नहीं आएगा, तो इसके लिए उसने ये आखिरी बार ये कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room। it was because they were sorry too। अब समझ में आया मुझे कि वो बूढ़े लोग जो मेरे गांव के थे वो मेरे क्लासरूम के पीछे की साइड के बेंच पे क्यों बैठे थे, क्योंकि वो लोगों को भी आज क्या दुख जाहिर करना था, कि उनको भी सैड फील हो रहा था, उनके भी इमोशंस उभर आए थे, इसकी वजह से उनको भी बुरा लग रहा था यहाँ। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग। देखो वो उनका तरीका था, देखो टीचर को रिस्पेक्ट, समझो कितनी भी गालियां देते थे बच्चे, लेकिन फिर भी आज आखिरी लेसन है तो टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए पूरा गांव वहां पे आया है, राइट। और देखो यहाँ पे इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। 40 साल से मेमल यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहे, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और वो उस कंट्री, उस जमीन के लिए यहाँ पे आए थे, जिस जमीन के बाद उसके ऊपर रहने के बावजूद भी वो जमीन अब उनकी खुद की नहीं थी, वो जमीन अभी दूसरे की हो गई थी, वो वहां के गुलाम बन चुके थे ऐसा। While I was thinking of all this, I heard my name called। मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम किसी ने पुकारा। It was my turn to recite। बोलने की बारी थी अब मेरी, कुछ पढ़ाई की करने के लिए दिया गया था, तो बोलने की बारी अब मेरी थी। What would I have, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। यानी मैंने क्या नहीं किया होता, मैंने कितना कितना इधर उधर भाग भाग के छुप छुप के अपने आप को बचाया होता। I'd not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through।
very loud and clear without one mistake. But I got mixed up on the last words and stood there holding on to my desk, my head beating and not daring to look up. अब मुझे वहां पे कुछ तो बोलना चाहिए था, मैं खड़ा हो गया, बोलने की कोशिश भी की इसने, राइट, लेकिन कुछ इधर उधर वर्ड्स हो गए, तो उसके बाद में अपनी मुंडी नीची करके वो वहीं पे ऐसे का वैसा ही खड़ा हो गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था वो। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो टीचर का, रियली बहुत ही इमोशनल है ये पूरा पैराग्राफ। देखो, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू, अब मैं तुझे डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको अब बुरा लगना चाहिए, अब तुमको दिल से ये बात बुरी लगनी चाहिए। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हमने अपने आप से ये बात की थी, का आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत टाइम, हम तो कभी भी पढ़ाई कर लेंगे, हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई, हम तो कभी भी ये लैंग्वेज को सीख लेंगे, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देख रहे हो तुम हम कहाँ आ गए, हमारी हालत देखो क्या हो गई। Ah, that's the great trouble with Elsa. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you. अब देखो, ये आज हमारा आखिरी दिन, तो बाहर जो लोग खड़े हैं, जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आने वाले हैं, वो कल जाके तुमसे ये बात बोलेंगे। देखो क्या बात बोलेंगे तुमसे, कि उनको ये कहने का मौका मिलेगा तुमको कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंच मानते हो, किस हालत से तुम अपने आप को फ्रेंच मानते हो, किस गुरूर से तुम अपने आप को फ्रेंच मानते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपने खुद की जबान को लिख और बोल तो सकते नहीं, और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन मानते हो। तुम इस जमीन के बारे में बात करो जिस जमीन की लैंग्वेज तुमको आती नहीं, यानी वो बाहर के लोग तुमको कल जाके ये सुनाएंगे, अब देखना। But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. Reproach यानी हमको अपने आप को कोसना पड़े, ऐसी हालत आ गई है, यानी हम सब अपने आप के लिए इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कल जाके बाहर वाले हमको यही बात ताने मारेंगे, इसी बात के ताने मारेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी लैंग्वेज को तो रिस्पेक्ट नहीं दी, और अपनी जमीन को रिस्पेक्ट देने की बात करते हो तुम, ये कैसे कर सकते हो तुम ऐसा। लास्ट पैराग्राफ, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स कभी तैयार नहीं थे तुमको पढ़ाने के लिए, वो सिर्फ तुमको धक्का मार के यहाँ भेज देते थे बस खाली। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और टू द मिल्स, वो चाहते थे कि तुम उनके फार्म में उनके हाथ बटाओ, या तो तुम मिल में मजदूरी करो, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़े और पैसे कमा पाए, एंड आई, और मेरी बात करें, मैं भी खुद भी जिम्मेदार हूँ तुम्हारी इस हालत के लिए। I have been to blame also, मुझे भी गालियां देनी चाहिए। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुमको मेरे खुद के प्लांट्स को फ्लावर देने के लिए, सॉरी प्लांट को वाटर देने के लिए तुमको नहीं भेजा था? And when I wanted to go fishing, और जब मुझे अपने दोस्तों के साथ में फिशिंग के लिए जाना था, did I not just give you a holiday? मैंने तुमको छुट्टियां नहीं दे दी थी, यानी मतलब मैं भी जिम्मेदार हूँ उन गलत छुट्टियों के लिए, उन गलत कामों के लिए जो काम मैंने तुमसे करवाया। तो देखो यहाँ तक आज अपने फर्स्ट फेज में इसको कंप्लीट करते हैं, कल इसको पहले रिपीट करूंगा परसों, और उसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू।